आज हम इस वीडियो में आगे के जो बचे हुए मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए जो विवाद हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जिनमें से 2 मौलिक अधिकार समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में अपन आगे के मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। नंबर 3 मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 2 अनुच्छेदों में वर्णित है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव व्यापार और बलात् श्रम निषेध। कहने का अर्थ जो मानव का व्यापार स्वतंत्रता से पूर्व चलता था और रागड़ी सागड़ी जैसी जो प्रथाएं थी या कुप्रथाएं थी उन्हें इस अनुच्छेद द्वारा निषेध कर दिया गया है। अर्थात किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक श्रम नहीं करवाया जा सकता। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक अपने यहां काम पर नहीं लगा सकता, उसे न्यूनतम मजदूरी देनी ही होगी। तो अनुच्छेद 23 है मानव व्यापार और बलात् श्रम निषेध। नंबर 24 अनुच्छेद कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। साधारण भाषा में कहें तो बाल श्रम निषेध, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक कामों में लगाया नहीं जा सकता। किसी भी सूरत में ऐसे बच्चों को खतरनाक कामों में लगाया नहीं जा सकता। तो अनुच्छेद 23 बलात् श्रम निषेध और अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद जो नंबर 4 मौलिक अधिकार है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। अनुच्छेद 25 ये कहता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब भारत राज्य का कोई राजधर्म नहीं है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। भारत राज्य आपको किसी भी नागरिक अधिकार से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। कहने का मतलब आप धर्म से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, आप धर्म से संबंधित कोई भी धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, उसमें नागरिकों को स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 27 से कहता है धार्मिक कार्यों पर किए गए व्यय पर करों में छूट, यानी कि धर्म संबंधी कार्यों पर जितना भी व्यय किया जाएगा यदि रजिस्टर्ड संस्था है तो उसे राज्य द्वारा करों में छूट प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 28 से कहता है राज्य सरकार द्वारा पोषित संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा निषेध होगी। कहने का मतलब राज्य द्वारा संचालित जितनी भी संस्थाएं होगी उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। धर्म से संबंधित उनमें कोई शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। तो अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। स्वतंत्रता के बाद 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह 2 अनुच्छेदों में वर्णित है, अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, बोली, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। यानी भारत का कोई भी नागरिक वो किसी भी कोने में रहता हो उसे अपनी लिपि, भाषा, बोली और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यक, अब चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो, वो अपनी इच्छा अनुसार शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकता है और उनका प्रबंधन कर सकता है। राज्य से मिलने वाली सहायताएं उसे प्राप्त होगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहता हो, वो अपनी इच्छा अनुसार शैक्षणिक संस्थाएं
खोल सकता है। तो यह है पांचवा मौलिक अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। पांचवा मौलिक अधिकार था संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित था। अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, परंतु छठे मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार अब संपत्ति का मौलिक अधिकार हमारा मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार है। बात करते हैं छठे मौलिक अधिकार की, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे अधिकारों का अधिकार अथवा अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। इस अधिकार का कितना महत्व है, इसका अंदाजा हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कथन से लगा सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा अथवा संविधान का हृदय कहा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। यह करता क्या है? यह हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में वाद दायर करके निम्न रिटें, 5 प्रकार की रिटें जारी करवा सकते हैं, जिनमें से नंबर 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अनुच्छेद 22 ये कहता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लगाई जा सकती है। दूसरी रिट है परमादेश, अर्थात उच्चतम न्यायालय ये आदेश देता है सार्वजनिक अधिकारियों को कि कार्य को पूरा करना है, कार्य को तय समय में निश्चित तौर पर पूरा करने का आदेश जो देता है उसे परमादेश कहा जाता है। नंबर 3 है प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ है रोकना। जब भी अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की कोई सुनवाई करते हैं तो उच्चतम न्यायालय उन्हें उस कार्रवाई को रोकने का आदेश देता है। उस रिट को प्रतिषेध कहा जाता है। उत्प्रेषण मतलब ऊपर भेजना। जब उच्चतम न्यायालय निम्न या अधीनस्थ न्यायालयों में चल रही कार्रवाइयों को अपने पास मंगवाने का आदेश देता है, उस जो आदेश है या उस जो रिट है उसे उत्प्रेषण कहा जाता है। यानी प्रतिषेध में केवल कार्य को रोकने का आदेश देता है और उत्प्रेषण में उस कार्य को अपने पास मंगवा लेता है। 5 नंबर है अधिकार परीक्षा। जब भी कोई लोक सेवक या सार्वजनिक अधिकारी या अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है तो उससे संबंधित कोई वारंट इश्यू किया जाता है, उसको अधिकार परीक्षा कहा जाता है। इस प्रकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इस वीडियो में अपन ने मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए विवाद। कौन कौन से विवाद हुए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला विवाद हुआ शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। ये 1952 में हुआ था। क्या था? हमने अनुसूचियों के तहत पढ़ा था कि 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में संविधान में शामिल की गई। और 9वीं अनुसूची क्या थी कि यदि राज्य
या संसद कोई कानून बनाकर इस सूची में शामिल कर देता है तो उस पर उच्चतम न्यायालय भी जांच नहीं कर सकता है। जबकि अनुच्छेद 13 ये कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। अब यदि कोई कानून बनाकर नौवीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो उस पर सुनवाई नहीं हो सकती, तो हो सकता है नागरिकों के मौलिक अधिकार को फर्क पड़ता हो। इस बात को लेकर शंकरी प्रसाद 1952 में उच्चतम न्यायालय में वाद दायर किया, परंतु इस विवाद में सरकार की जीत हुई और शंकरी प्रसाद के वाद को खारिज कर दिया गया। उसके बाद दूसरा विवाद होता है गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। यह है 1967 का विवाद। तो 67 यह विवाद भी वही था जो 1952 का विवाद था। इस बार गोलकनाथ कोर्ट गए अनुच्छेद 13 को लेकर। उच्चतम न्यायालय ने 1952 की बात को पलट दिया और 1967 में उन्होंने गोलकनाथ के विवाद की सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन करता हो। तीसरा विवाद 24वां संविधान संशोधन 1971। गोलकनाथ वाले विवाद के बाद संसद ने 24वां संविधान संशोधन किया और उस संशोधन में कहा कि संसद कानून बनाने के लिए अधिकृत है और वो जैसा कानून बनाएगी वो ही कानून लागू होगा। वो संसद में कोई भी संशोधन करने के लिए अधिकृत है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विवाद नंबर 4 केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973। ये सबसे महत्वपूर्ण विवाद था। इस विवाद में 13 जजों की बेंच बनी थी और भारत के इतिहास में आज तक इतने जज की बेंच नहीं बनी। सबसे ज्यादा जजों की बेंच 13 जजों की बेंच केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 के विवाद में बनी थी। इस विवाद की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था और उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे SM सीकरी। उन्होंने कहा था कि संसद कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने के लिए अधिकृत है, परंतु वे ऐसा कोई संशोधन नहीं करेंगे जो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करते हो। मूल ढांचा क्या होगा यह भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने बताया कि 5 जो है वो मूल ढांचे में शामिल होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मौलिक अधिकारों को संविधान के मूल ढांचे में शामिल नहीं किया गया। अर्थात संसद चाहता तो अब मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है। ये 4 महत्वपूर्ण विवाद हैं जो मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्नों की जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मूल संविधान में इनकी संख्या थी 7, वर्तमान में इनकी संख्या है 6। अगला, मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग और अनुच्छेद में शामिल है? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न, संविधान का मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। उसके अलावा बात करें तो अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। RTE राइट टू एजुकेशन
अनुच्छेद 21 क में इसे जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के अलावा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है 29 और 30 में, संपत्ति का मौलिक अधिकार था 31 में, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा विधिक अधिकार बना दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। इस प्रकार मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए खूब सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।